तो आज हम प्रश्नावली 3.1 के आखिरी के 3 प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आखिर वो सवाल कौन-कौन से हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो 5वां प्रश्न देखिए उसके पहले यानी कल वाले लेक्चर में पिछले यानी लेक्चर नंबर 5 में मैंने तीसरा और चौथा प्रश्न कराया था। लेक्चर नंबर 4 में पहला और दूसरा। आज हम 5वां, छठा और 7वां प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए 5वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयताकार बाग। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग, ठीक है? कैसा बाग है? आयताकार। आयताकार का मतलब क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है? इस प्रकार से या फिर ये इस प्रकार से या फिर ऐसे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी जिसके आमने-सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। इतनी बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कहने का मतलब ये है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इस आयताकार बाग का जो परिमाप है, अर्ध परिमाप, यहाँ पर सवाल में ध्यान से पढ़िएगा, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये सवाल क्या है? इस सवाल में 2 टर्म है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है? तो उस आधार पर हम सवाल में क्या कहेंगे? हल, ठीक है? जैसा कि हम सभी सवाल में लिखते हैं। अब उसके बाद क्या करना है? लंबाई। तो हम क्या लिखेंगे? आयताकार बाग की, आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है? तो यहाँ पर मीटर में दिया है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, सभी चीजें मीटर में है, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? एक्स मीटर, ठीक है? एक्स मीटर। अब उसके बाद आयताकार बाग की चौड़ाई, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आयताकार बाग की चौड़ाई, ठीक है? तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? वाई मीटर। हमने चौड़ाई वाई मीटर मान लिया। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा माना, ठीक है? ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा माना। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है, ठीक है? अब उसके बाद जब यह है तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है? प्रश्नानुसार अब हमें आगे कैसे सॉल्व करना है? प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार हम देखेंगे। तो आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी आयताकार बाग की लंबाई जो कि x है, ठीक है? आयताकार बाग की लंबाई जो कि यहाँ पर मैं कहूँ तो ये x है, बराबर है किसके? चौड़ाई के। कितना अधिक? 4 अधिक। फिर से समझिए क्या मैं कह रहा हूं। जो आयताकार बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई y मीटर है, उससे 4 ज्यादा अगर उसमें मैं 4 ऐड कर देता हूं तो वो हमारी लंबाई बन जाएगी, ठीक है? इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। यहां पर अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है? अब उसके बाद दूसरी चीज क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई ये है। अब क्या कह रहा है? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अब आय, हम जानते हैं कि या फिर सीधा ऐसे लिख सकते हैं, आयताकार बाग का, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ये मत भूलिएगा, केवल परिमाप ही लिख देंगे, परिमाप नहीं लिखना है, अर्ध परिमाप, ठीक है? कितना मीटर है? 36 मीटर। अर्ध परिमाप आयताकार यानी आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? तो सबसे पहले हमें आयत का परिमाप पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है? और यहाँ पर क्या कहा है? अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा करना है, यानी जो ये परिमाप हमने ज्ञात किया है आयताकार बाग का, उसका बटे 2 अगर हमने कर दिया तो अर्ध परिमाप हो गया, बराबर 36 मीटर, ठीक है? अगर मीटर हम हटा दें, क्योंकि सभी चीजें मीटर में है, तो मीटर से मीटर एक तरीके से मान लीजिए अभी हम हटा दे रहे हैं। वैसे कटता नहीं है लेकिन हटा दे रहे हैं, लास्ट में हम लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? 2 से 2 कट जाएगा। हाँ भैया, 2 से 2 कट जाएगा। तो लंबाई हमने क्या माना था? x, चौड़ाई क्या माना था? y। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ? x प्लस वाई बराबर का 36। हाँ भैया, बिल्कुल आप लिख सकते हो। और यही हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 2।
ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया और ये हमारा पहला समीकरण। अब इस तरीके से हमने दो समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब जैसे ही हमें दो समीकरण प्राप्त हो गया, अब इसके आधार पर हमें क्या करना है, पूरे सवाल को सॉल्व करना है। इसके आधार पर अब मुझे पता चल गया है, देखो पहले पिछले सवालों में जैसे मैं यहाँ पर आऊं, तो पिछले सवालों में अगर इस सवाल को आपको हल करना था तो पहले ही आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पांचवें सवाल में, छठवें सवाल मतलब जैसे पांचवा सवाल है, इसमें हमें डायरेक्टली समीकरण नहीं दिया गया था, समीकरण युग्म। उसके लिए हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रश्न के आधार पर हमने सवाल को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल दिया है। अब इसको आगे हल करना है। आगे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कितने से, दो से, एक से, समीकरण एक से। तो इसको देखो, एक चीज यहाँ पर, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तीन विधियां हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में। लेकिन यहाँ पर हम पहली विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने केवल पहली विधि ही पढ़ी है जिसका नाम है ग्राफीय विधि। तो हम यहाँ पर ग्राफीय विधि को हल करेंगे। ऐसा इस सवाल का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये केवल ग्राफीय विधि से ही हल होगा। ये जो है आपका क्या कहते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सभी विधियों से हल हो सकता है, वज्रगुणन खंड विधि से भी हल हो सकता है। लेकिन हमें ग्राफीय विधि ही पता है तो हम केवल उसी विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। जब हम बाकी की विधियां समझ लेंगे तो उस विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, जगह कम है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको इस प्रकार से कर लेता हूं। और यहाँ पर समीकरण एक से, तो हमारा समीकरण एक क्या है, या अगर मैं सही हूं तो x बराबर वाई प्लस चार। क्या मैं इसको x माइनस वाई बराबर चार लिख सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको हमें क्या बनाना है, बॉक्स में, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, डब्बा में बना करके यहाँ पर जो है, ये पहला पहला मैंने खींच दिया, ये दूसरा पहला मैंने खींच दिया, और ये तीसरा पहला, ठीक है। और यहाँ पर एक को मैंने x नाम दे दिया, एक को y नाम दे दिया, और इसको मैंने मिटा दिया। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, x माइनस वाई बराबर चार, और x और y की वैल्यूज को हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, माइनस का चार, तभी ये बराबर होंगे। अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी जिससे कि ये चार बन जाए, भैया चार रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने समीकरण एक से कर लिया, अब हम यहाँ पर आते हैं समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण दो से। तो दूसरा समीकरण क्या है, ये वाला है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 36, ठीक। ये हमारा दूसरा समीकरण है। इस समीकरण को, आइए इस समीकरण के ऊपर भी हमें सबसे पहले डब्बा बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी बैक स्पेस एक आ जाए, हाँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पर अब मैं वैल्यू लिखता हूँ, सबसे पहले क्या, x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू 36, अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखता हूँ, x की वैल्यू 36, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों समीकरणों के लिए x और y के मानों को हमने ज्ञात कर लिया है। अब आइए इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। हम यहाँ पर दूसरे मेथड को नहीं अप्लाई कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें केवल ग्राफीय विधि ही पता है, अभी तक हमने बाकी के विधियों को नहीं सीखा है, इस नाते हम केवल ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस सवाल को, ये मैंने ग्राफ यहाँ पर पहले ही कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ पर जो है लेकर के आता हूँ, एंड देन उसके बाद इसको मैं सबसे पहले छोटा कर लेता हूँ ताकि ग्राफ को मैं अच्छे से बना पाऊँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको जूम आउट कर लिया और ग्राफ को ऊपर लेकर के आता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब उसके बाद आइए इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्राफ पर इसको प्लॉट करता हूँ, एक्स पर जीरो, वाई पर माइनस चार, ठीक है। एक्स पर जीरो, वाई पर माइनस चार, यानी कहने का मतलब ये है एक्स पर जीरो चलना है, यानी एक्स पर जीरो, ना दाएं ना बाएं, वाई पर माइनस का चार, यानी ऊपर नहीं भैया नीचे जाना है, यानी ये वाला पॉइंट है माइनस का जीरो कॉमा माइनस का चार, ठीक है, माइनस का चार। अब उसके बाद जीरो कॉमा माइनस का चार हमने पहला पॉइंट बना लिया है। अब उसके बाद आते हैं इधर, तो एक्स पर चार चलना है, वाई पर जीरो, एक्स पर चार यानी एक दो तीन चार, एक्स पर चार, वाई पर जीरो यानी चार कामा जीरो। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। तो आइए हम इस ग्राफ को ऐसे कर देते हैं, दर्शा देते हैं कुछ इस प्रकार से। हमने इस ग्राफ को इस तरीके से दर्शा दिया है यहाँ पर। अब आइए अगले पर चलते हैं, उस वाले समीकरण पर। तो ये समीकरण क्या कह रहा है, एक्स पर जीरो, वाई पर 36। तो एक्स पर जीरो यानी ना हमें दाहिने चलना है ना बाएं चलना है, वाई पर हमें सीधा 36 चलना है। तो ये क्या भाई, ये तो 6 पर ही समाप्त हो गया। तो अब क्या करें, अब तो यहाँ पर 36 तक तो बना नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको काटने से पहले
ठीक है, इसको काटने से पहले एक चीज आपको यहाँ पर एक सीख लेनी चाहिए। यहाँ से पेपर में आप ऐसे बनाने के बाद काटेंगे नहीं, हो सकता है आपके पास एक ही ग्राफ मिले, या तो हो सकता है आप जो है कॉपी में बनाए और आपको काटना पड़े। ठीक है, अगर मान लीजिए इनकेस कॉपी में ही बनाना है, तो इससे बचने के लिए आपको पहले ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने जो है मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर x पर 0, y पर 36 और x पर भी हमें 36 तक जाना है। तो सबसे पहले आप समीकरण बनाने के बाद ही सोच लेंगे, अगर मुझे 36 तक जाना है तो क्या 6 तक का ग्राफ बनाऊंगा उसमें प्लॉट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर प्लॉट हो पाएगा तो एक शर्त पर प्लॉट हो पाएगा, उसके लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलती करने से पहले ही अगर मैं यहाँ पर पैमाना मान लिया होता तो सवाल मेरा मतलब गलत करना ही नहीं पड़ता। इस नाते आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पैमाना मानते हुए चलना है। तो आइए पैमाना मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से इसको लेकर के आता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ, छोटा और करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर मैंने रख दिया। अब आइए इसको क्या कहते हैं, पैमाना मान लेते हैं। तो अब पैमाना मान लेते हैं, हमने क्या पैमाना मान लिया कि 1 यूनिट बराबर है 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 इकाई। अब जैसे ही हमने माना यहाँ पर 2 इकाई, तो भैया अगर आप 2 इकाई मानते हो तो यहाँ पर आपको 18 तक फिर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, 18 तक आपको जाना पड़ेगा, वाई पर भी और एक्स पर भी। आपने तो केवल 6 तक ही लिया है, तो ऐसा हमें करना है कि केवल 6 के रेंज में ही आ जाए। तो अगर मैं क्या सीधे 6 मान लेता हूं तो आ जाएगा? हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा, 36। लेकिन अगर आप और छोटा करना है, मतलब जैसे 6 तक आप मान रहे हैं 36, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जब आप पॉइंट में बनाएंगे तो जैसे 4 है, ठीक, जैसे हमें 4 दर्शाना है, एक कदम पर हमने पैमाना 6 मान लिया, ये 6 है, ठीक, ये 12 है, ये उसके बाद क्या है, 12 6 18। अब हमें 4 पर दर्शाना है तो इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पार्ट में अगर हमें नहीं डिवाइड करना है तो हम क्या मान लेंगे पता है आपको? हम यहाँ पर पैमाना मान लेंगे 8 मीटर, 8 इकाई। मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मीटर पहले ही दिया, लेकिन इकाई मानेंगे। 8 इकाई का मतलब क्या है? 8 इकाई का सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं 8 मानता हूं तो अगर मैं 4.5 गुना चलता हूं तो 36 पर पहुंच जाऊंगा। केवल हमें 2 भाग करना पड़ेगा, 4 और 5 का आधा 4.5 होता है, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं 8 का आधा अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पहुंच जाऊंगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं 8 यहाँ पर है, ठीक, सपोज ये 8 है, इसका आधा करना पड़ेगा, यहाँ 4 पर मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और अगर -4 करना है तो वही फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक, वही फिर से अप्लाई का मतलब क्या है, अगर -4 यानी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, एक ही पार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको पहले ही सोच के रखनी होंगी। ठीक है, वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सोच पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हमें मतलब हमने एक पैमाना मान लिया है, अब ग्राफ पर हमें प्लॉट करना है। आसानी सी बात, मतलब एकदम आसान सा काम है। तो x पर 0, y पर -4। तो x पर 0 ना दाहिने चलना है ना बाएं चलना है, y पर -4 यानी ना ऊपर नहीं जाना है नीचे की तरफ आना है, तो -4। तो यहाँ पर अगर मैं 1 सेंटीमीटर चलता हूँ तो 8 इकाई यानी -8 पहुंच जाऊंगा। तो यानी -4 जाना है तो क्या मुझे आधा ही चलना पड़ेगा? हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा हो, आप कह रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0, -4, बिल्कुल सही। अब x पर 4, y पर 0। x पर 4 यानी कहने का मतलब x पर 4 यानी x पर 4, y पर 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। x पर +4 यानी दाहिनी तरफ जाना है, और कितना जाना है, 8, ये हो जाएगा। इसका आधा 4 यानी ये इस वाले पॉइंट पर। तो इसको क्या मैं 4, 0 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सही भैया, आप 4, 0 लिख सकते हैं। अब इसको आइए, मुझे यहाँ पर मैं रेड पेन ले लेता हूँ और इन दोनों ग्राफों को इस तरीके से मिला देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इस ग्राफ को यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस ग्राफ को यहाँ पर मिलाया तो कैमरे के पीछे से एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि भैया जो है इसका नाम भी लिख दो अभी के अभी। तो ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ x - y = 4। अब आगे बढ़ते हैं, आइए क्या कहते हैं, उस वाले समीकरण पर आते हैं। ये जो दूसरा समीकरण है इस पर आते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x पर 0 चलना है, y पर 36, ना दाएं चलना है ना बाएं चलना है। 36 का मतलब 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 का आधा, 32 का आधा यानी 8 का आधा 4 हो जाएगा। 32 4 36 यानी कहने का मतलब इस वाले पॉइंट पर मैं आऊंगा। अब यहाँ पर क्या मैं इसको 0, 36 लिख सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल। अब उसके बाद क्या करना है, x पर 36, y पर 0, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, सीधा दाहिने चलना है। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 4 36 यानी कहने का मतलब ये वाला पॉइंट। तो इसको क्या मैं मिला दूं? हाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ 36,0, क्योंकि यहाँ पर 36,0 है। अब उसके बाद इन दोनों को हम मिला देते हैं। रेड पेन है हमारे पास तो इसको मैं मिला दूंगा। कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया।
ठीक। अब कुछ इस तरीके से हमने इस पॉइंट को मिला दिया। यहाँ पर जो है भैया मिलाने के बाद आप जो है इसका ग्राफ का नाम लिखना भूल जाते हैं बार बार, इसको मैं आपको याद दिलाना पड़ता है मुझे। आजा भाई, क्या हो रहा है ये। ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से, आइए मिला देता हूं मैं। x प्लस वाई बराबर 36 मैंने लिख दिया, x प्लस का y बराबर 36। ठीक। हमने दोनों ग्राफों को प्लॉट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या एक चीज नोटिस करा, हमने यहाँ पर नोटिस ये करा कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, और वो पॉइंट कौन सा है। तो 4 4 8। यहाँ पर ये मत सोचने लग जाना 1 2 ढाई, ये ढाई है, ये 2 है, ढाई का 2 नहीं, यहाँ पर हमें 8 के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। तो दो जैसे 8 8 दूना 16, 16 का आधा यानी ये लगभग ढाई पर है। ठीक है। तो ये, तो यानी कहने का मतलब 16 का मतलब 16 का आधा नहीं। यहाँ पर जैसे फिर से एक बार देखो, 8 8 दूना 16, फिर 16 4 20। ठीक, क्योंकि 8 का आधा 4 होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा एक्स पर। अब वाई पर चलते हैं। वाई पर कहां पर चलना है, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 16 यानी 20,16। ये जो पॉइंट है हमारे पास, जैसे अगर मैंने इसको नाम दे दिया पी, तो ये जो पी पॉइंट है 20,16 यानी एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 16 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखने के लिए भैया आपको जगह चाहिए, तभी तो आप लिख पाएंगे। अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो जगह चाहिए, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, इस वाले साइड को। ठीक है। अगर मैं इस साइड को मिटा देता हूं, क्योंकि ग्राफ से ही, एक सेकेंड बैक करो, यहाँ पर इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मिटा दिया इस वाले पार्ट को, इसको भी मिटा दिया, और इसको भी मिटा दिया। अब यानी यहाँ पर हमें पता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अतः, यहाँ पर अगर मुझे एंड में लिखना हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः दिया गया समीकरण युग्म, या फिर दिया गया, या फिर यह समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म, यानी दिया गया समीकरण युग्म, कौन सा युग्म, ये वाला जो है, दिया गया समीकरण युग्म क्या कहते हैं, x जो है 20,16 पर, 20,16 पर एक दूसरे को, एक दूसरे को 20,16 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः ये जो एक चीज आप यहाँ पर मिटा करके क्या लिखेंगे पता है आपको, यहाँ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ दिया गया समीकरण युग्म 20,16 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, अतः यह यह क्या कहते हैं, क्या, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः यह एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद करता है, इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, अतः इस युग्म का, अतः इस युग्म का। ठीक है। अतः इस युग्म का अद्वितीय रूप से, जैसे हम पिछले सवालों में करते हैं एकदम बिल्कुल वैसे ही लिखना है, अद्वितीय रूप से एक हल है। ठीक। हल एक हल कौन सा है, x बराबर 20 एंड y बराबर 16, एंड y बराबर 16। ठीक। एक हल ये है हमारे पास, यानी ये कहने मतलब एक डिब्बा बनाई दे, ललका पेन है यार। हाँ। ठीक है, इतना समझ में आई है। अब चलिए आगे। यानी अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, अतः इस युग्म का द्वितीय रूप से एक हल है। अब उसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, आयताकार बाग की लंबाई यानी x बराबर क्या है 20 यानी 20 मीटर, और चौड़ाई क्या है, यानी आयताकार बाग की लंबाई, भैया आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर है, और चौड़ाई कितने मीटर है, 16 मीटर। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर इसको मैं जो है मिटा दूं, या फिर ऐसे ही रहने दूं, चलो ऐसे ही रहने देता हूं, और यहाँ पर इसको मिटा दो। मिट जा भाई, लैग कर रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए, लैग कर रहा है मेरा लैपटॉप, चार्जिंग में भी लगा है तब भी कर रहा है। मिट जा भाई। हाँ, मिट रहा है। चल जा भाई, क्या कर रहा है ये।
चलो ठीक है, यहाँ पर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, नीचे, ठीक। और यहाँ पर क्या लिख दिया, अतः, ठीक। अब इतने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब, मिट जाओ यार, हाँ मिट रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर इस ग्राफ को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं पूरा ऊपर लेकर के चला जाता हूँ, तब आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो मतलब एकदम से परलोक सिधार गया। बस, ये कहाँ से आ गया यार। बस ठीक है, थोड़ा देर लगा, क्योंकि यहाँ पर लैग कर रहा था। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सीधा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने सवाल को कैसे हल किया, मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। सवाल को हमने क्या किया, सबसे पहले आयताकार भाग की लंबाई मानी, आयताकार भाग की चौड़ाई एक्स और वाई मीटर हमने मान लिया। जैसे हमें समीकरण देखना था, जो सवाल में प्रश्नानुसार, हमने पहला समीकरण बनाया, फिर दूसरा समीकरण, ठीक है। ये सूत्र हमें पता होना चाहिए, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप का होता है और अर्ध परिमाप बटे दो, ठीक। उसके बाद हमने दूसरा समीकरण बनाया, समीकरण एक और दो से एक्स और वाई के मान हमने जो है मान लिए। उसके बाद हमने उसको ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। ग्राफ पर हमने प्लॉट किया तो हमें जो है ये प्रतिच्छेद कर रही थी 20,16 पर, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ दिया गया समीकरण युग्म 20,16 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जैसा कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर भी रहा है। अतः इस युग्म का अद्वितीय रूप से एक हल वो कौन सा है, x बराबर 20 व y बराबर 16 है। अतः आयताकार भाग की लंबाई x मीटर बराबर मतलब 20 मीटर है, और चौड़ाई क्या है, आयताकार भाग की चौड़ाई 16 मीटर है। और यहाँ पर मैं इसको चाहूं तो मिटा सकता हूँ, डायरेक्ट उसी पॉइंट को ले आकर के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप इधर चले आइए, बस इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर एकदम ये आपका हो गया ANS, ठीक। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये छठवें सवाल पर हम आ चुके हैं अपने आप। अब आइए इसको हल करते हैं। छठवां सवाल, एक रैखिक समीकरण 2x+3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। यानी कहने का मतलब ये है, सबसे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यही इसका मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो यानी कहने का मतलब हमने सीखा था प्रतिच्छेद करती रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, संपाती रेखाएं एक दूसरे को संपाती करती हैं, मतलब एक दूसरे पर ऐसे चिपकी हुई होती हैं, और समांतर रेखाएं यानी एक दूसरे से समान दूरी बनाकर रखती। तो ये हमें क्या दर्शाता है भैया, अगर मैं रेशियो वाला अगर ज्ञात करूं तो A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ पुराना चीज, ठीक। इसका मतलब क्या होता है भैया, तीनों बराबर होते हैं, यानी A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, बराबर हो जाए C1/C2 के। और एक और मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया C1/C2 ब्रो, C1/C2। और इसका मतलब ये हो जाता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। कहने का मतलब आपको समझ में आया, हाँ भाई एकदम समझ में आ गया। अब इसके आधार पर आइए इस सवाल को हल करते हैं, पहले सवाल को। पहला क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों यानी कहने का मतलब ये वाला पार्ट होगा, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो समीकरण हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले समीकरण ही लिख लेते हैं, क्या है, 2x+3y माइनस का 8 बराबर 0। अब प्रतिच्छेद करने का मतलब ये है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी हमें कोई ऐसा समीकरण लेना पड़ेगा जिसके लिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो यहाँ पर मैंने एक समीकरण सपोज मान लीजिए कि अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 4x प्लस का 6y माइनस का 9 या फिर प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ पर जब हम A1/A2 बराबर B1/B2 करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। एक बार करके देख लो, ये क्या हुआ A1/A2, ठीक।
और हमारा क्या हुआ, यानी ये क्या आ गया 1/2। हमने जब b1/b2 किया तो ये क्या हो गया 3/6, ये कट करके क्या आ गया 1/2। यानी कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब हमें इस 6 को बदल दूं, अगर मैं भैया यहाँ पर जो है, अगर क्या कहते हैं, अगर मैं 6 को यहाँ पर बदल देता हूँ, ठीक है, सपोज यदि मैं आप यहाँ पर 6 को बदल देता हूँ, ये तो y ही मिट गया। अगर मैंने 6 को बदल दिया तो क्या एक दूसरे के बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो इसको मैं क्या कर दूंगा 7। ठीक, हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया 7। अब आप करके देखेंगे तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। जैसा कि ये क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमने फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पर अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ a1/a2 हमें अब करके दिखाना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। 2/4, इसको हमने क्या था, 2 × 2 2 दूना 4 यानी 1/2। उसके बाद हमने क्या किया, b1/b2 किया। ठीक, b1/b2 क्या है, 3/7 है, जो कि क्या कहते हैं 1/2 और 3/7 एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक, अतः अतः दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण युग्म, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अतः यह एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं इसका कर देता हूँ कलर चेंज। मैंने इसका कलर कर दिया यहाँ पर चेंज, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। अब आइए पार्ट 2 को हल करते हैं। तो पार्ट 2 क्या कह रहा है हमारा, इसको मैं मिटा दूं, इतनी चीजें तो मैंने आपको रिकॉल करा दी हैं, अब कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आइए इसको हल करते हैं, दूसरे वाले को निपटाते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया गया है, रैखिक समीकरण हमारे पास क्या है, 2x + 3y - का 8 = 0। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2x + का 3y - का 8 = 0। उसके बाद क्या कह रहा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है a1/a2 बराबर करना है b1/b2 के। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, 2x/2x + 3y, अगर मैं इसको अलग करना है, क्योंकि हमें C1/C2 अलग करना है, तो मैंने इसको प्लस का नाम रख दिया बराबर 0। अब यहाँ पर देखो a1/a2 जब हम करेंगे 1 आएगा, b1/b2 भी 1 आएगा, लेकिन C1/C2 - का 8/9 आएगा, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो ये समांतर हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ a1/a2 बराबर है 2/2 के, जो कि कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b1/b2 बराबर है 3/3 के, जो कि कट करके 1 आ जाएगा। C1/C2 जो कि बराबर है -8/9 के, इससे आगे कटेगा नहीं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक, अब जैसे ही हमने ये लिखा, वैसे ही हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः यह एक क्या कहते हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अतः यह समांतर रेखाएं हैं। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आइए पार्ट 3 को हल करते हैं। तो हमने यहाँ पर पार्ट 3 नाम ले लिया है तीसरा, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तीसरा सवाल क्या है, समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, वही समीकरण, पहला समीकरण हमें लिखना ही है। तो पहला रैखिक समीकरण क्या है, 2x + 3y - का 8 = 0। ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे ही हमने ये लिखा, उसके बाद हमें दूसरा समीकरण ऐसा लेना है जिसमें इन तीनों का रेशियो समान हो। अगर मैं इसको क्या ले लूं, 4x ले लूं, ये आधा बन जाएगा, प्लस इसको भी आधा बनाने के लिए 6y लेना पड़ेगा, इसको भी आधा बनाने के लिए माइनस का 8 दूना 16 लेना पड़ेगा, बराबर 0। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर है 2/4 बराबर 1/2। ठीक है, का काट दे है, b1/b2 बराबर 3/6 खच खच a/2, c1/c2 बराबर हो गया माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस माइनस कट गया, 8 दूना 16 हो गया, 1/2 आएगी। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ a1/a2 बराबर बाटे b1/b2 के और बराबर बा c1/c2 के। इस तरीके से हमने, जैसे ही हमें ये पता चला तो इसका मतलब क्या है, अतः यह एक समपाती रेखाएं हैं। अतः दिया गया समीकरण युग्म, ठीक है, अतः यह युग्म एक समपाती रेखा है, अतः यह समपाती रेखाएं हैं। ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया। और इस तरीके से हमारा छठवां सवाल भी कंप्लीट होता हुआ। अब आइए सातवें सवाल पर आते हैं। तो सातवां सवाल कुछ इस प्रकार से है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको क्या कर लिया, जूम आउट कर लिया। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। ठीक है, ये जो हमारे पास समीकरण दिया गया है, इसका हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। x अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, अभी इसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या चीज लिखा है हमने एक बार पढ़ लिया। निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब इस सवाल में कह क्या रहा है, समीकरण x + 1 x - y + 1 बराबर 0 और इतना का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले जो सवाल वाक्य में कहा है, पहले वाक्य में जो सवाल ने कहा है, उसके आधार पर हम सवाल को कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। बिल्कुल सही। अब हल जैसे ही हमने लिखा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x - y + 1 बराबर 0। ठीक है, हाँ, x - y + का 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक। अब उसके बाद क्या है, 3x + 2y - का 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। ठीक। अब हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से यदि आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, तब आपको ज्यादा सही पड़ेगा। या फिर दिया है इतना बराबर इतना, समीकरण 1 हो। आप समीकरण 1 कौन सा है, यानी x - y + 1 बराबर 0, x - y + का 1 बराबर का 0। अब इसका आइए हम डिब्बा बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने बॉक्स प्लॉट कर लिया। ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है x और y मान करके। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया एंड देन नीचे लेकर के आ गए। ठीक है, हाँ, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, तो y की क्या वैल्यू रखूँ कि ये 0 बन जाए। x को अगर मैंने 0 रखा है, तो y को अगर मैं 1 रख देता हूँ, तो माइनस का 1 प्लस का 1 मिलकर के 0 बना देंगे, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम y को अगर 0 में रख देता हूँ, तो x को अगर मैं -1 रख दूंगा, तो ये दोनों मिलकर के 0 बनेंगे। ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 से। दूसरा समीकरण कौन सा है, 3x + 2y - का 12 बराबर 0। ठीक। अब आइए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। इसको ऊपर लेकर के जाओ और यहाँ पर क्या लिख दो, एक्स पर क्या चलना है, 0 चलना है। अगर मैं एक्स को 0 मान लेता हूँ, तो वाई की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा का पूरा 0 बन जाए, ताकि ये 0 के बराबर आ जाए। तो भैया अगर मैं वाई को अगर मैं 6 रखता हूँ, 6 दूना 12 प्लस का 12 माइनस का 12 यानी 0 बन जाए, यानी 6 रख दो। अगर मैंने वाई को 0 रख दिया, तो एक्स की मैं क्या वैल्यू रखूं जो कि ये 12 - 12 हो जाए बराबर 0, यानी 3 × 4 = 4।
ठीक, इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिए अंकों को यार। तो ये 4 हो गया। अब आइए इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, सवाल में ही कहा है ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए ग्राफ मेरे पास होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले उसको लेकर के आता हूँ कहीं से। हाँ, ये है मेरे पास ग्राफ। ठीक है, इसको कर लो सबसे पहले कॉपी। इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और मैं अब चलता हूँ टिंग 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 ऊपर। यहाँ पर जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और कुछ इस तरीके से मेरे पास ग्राफ बन करके तैयार। ठीक। अब उसके बाद सवाल में जैसा जैसा कहा है उसी आधार पर पे हम मतलब उसी आधार पर हम चीजों को लिखेंगे। ठीक है। ये तो, अरे यार बड़ा हो रहा है, छोटा होना चाहिए इसको, जबकि। हाँ। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके ऊपर लेकर के जाता हूँ, यहाँ पर, ताकि हमारे पास पर्याप्त जगह मिले सवाल को हल करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, ग्राफ पर इसको प्लॉट करेंगे। एक्स पर 0, वाई पर 1। यहाँ पर तो पैमाना मानना नहीं है, क्योंकि 6 तक के अंक हैं, यहाँ पर 4 तक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह है। तो एक्स पर 0, वाई पर 1, यहाँ पर पैमाना मानना नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे पैमाना। हमने क्या माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 इकाई के। ठीक। ये लिख देने से एकदम मतलब होता है, ये प्रोफेशनल स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा, जीरो को ज्यादा से पढ़ करके आया। एक्स पर 0, वाई पर 1। एक्स पर 0, वाई पर 1, यानी कहने का मतलब ना दाहिने ना बाएं देखना है, वाई पर सीधा 1, यानी कहने का मतलब इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक। सवाल यदि इस पॉइंट की बात करे, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0,1। माइनस का 1 0, यानी सवाल अगर इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैं माइनस का 1,0 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं इसको मिला दूं, ये बॉक्स से नहीं मिलाना है भाई, इस वाले से मिलाना है। ठीक है। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, मिला दिया, सपोज मैंने इसको मिला दिया। ठीक है। कुछ इस तरीके से। ठीक। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अब जैसे ही हमने इसको मिलाया, तो ये क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये वाला ग्राफ दर्शा रहा है, यानी कहने का मतलब ये है x-y प्लस का 1 बराबर 0 वाला ग्राफ मैंने बना लिया है। ठीक। अब उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, इस पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, x पर 0, y पर 6। x पर 0, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सीधा ऊपर चलना है 6 पर, इस वाले पॉइंट पर। तो क्या मैं इसको 0,6 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। x पर 4, y पर 0, यानी y पर ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, x पर प्लस का 4, यानी इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4,0, बिल्कुल लिख सकते हो आप। अब क्या मैं इसको मिला सकता हूँ पॉइंट को, हाँ बिल्कुल आप मिला सकते हैं, और मिला भी दीजिए। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही हमने मिलाया, तो ये जो है रेखा कुछ कह रही है, इस रेखा का एक नाम है, तो रेखा का नाम रेखा है या फिर कुछ और, तो ये नाम। ठीक है। 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक। तो ये नाम है इस लाइन का, और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से है। और जैसे ही हमने इसको दर्शाया, तो यहाँ पर कुछ हमें पॉइंट मिल गया, जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है किसी एक पॉइंट पर। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और जिस पॉइंट पर कर रहा है उसका हम नाम P दे देते हैं। और P में क्या हमने नाम दिया, हम चलेंगे यहाँ से 1 चलेंगे, 2 चलेंगे, यानी कहने का मतलब x पर हमने 2 चला, और y पर 3, यानी 1 2 3 हमने चला, 3 2,3। तो ये 3 पॉइंट हमने मतलब ये वाला पॉइंट हम पा गए, और यही हमारा एक तरीके से इस समीकरण का हल है। लेकिन हमें सवाल में हल नहीं पूछा है, हमें केवल ग्राफ खींचने के लिए कहा है। और क्या कहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अभी इस पर आने से पहले, अगर जैसे हमें ये चीज पता चल जाए, ठीक है, ये चीज जैसे हमने पॉइंट को ढूंढ लिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्या लिखते हो भैया, मुझे क्या पता आप क्या लिखते हो। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं अतः, या फिर हम यहाँ लिखते हैं यहाँ, यहाँ ये रेखाएं, ये रेखाएं एक दूसरे को, ये रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है, 2,3 पर प्रतिच्छेद करती हैं।
ठीक। अब जैसे ही हमें ये चीज पता चली तो हमें ये भी पता चल गया कि अतः इस समीकरण युग्म का, इस युग्म का अद्वितीय रूप से एक हल, अद्वितीय रूप से एक हल x बराबर 2 व y बराबर 3 है। ठीक। इतनी बातें हम लिखते हैं जैसे ही रेखाएं प्रतिच्छेद करें या फिर रेखाएं जो है संपाती हों या फिर समांतर हों। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर संपाती और समांतर है तो वो चीजें हम यहाँ पर बदल करके लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही लिख दें। इस कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सफेद कर देता हूँ लाल से। ठीक, इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद लेकिन सवाल में ये तो नहीं कहा है केवल आपको ये ज्ञात करना है, सवाल में एक चीज कहा है जो कि हमें ज्ञात करना है। क्या कहा है सवाल ने? सवाल ने कहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, एक्स अक्ष कौन सा है? अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो क्या ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एक्स अक्ष है? हाँ भैया बिल्कुल ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक। तो यानी कहने का मतलब अगर मैं इस पॉइंट को इस तरीके से ऐसे कर देता हूं या फिर मैंने कलर को चेंज कर दिया, मैंने इस वाले कलर से ले लिया, ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है। ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है? एक्स अक्ष है, उसके बाद क्या कह रहा है? एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, इन रेखा यानी किसकी रेखाओं की बात कर रहा है? यानी जो ये वाला इसकी रेखा है और इसकी रेखा, यानी जो ये समीकरण है इसकी जो रेखा है, यानी कहने का मतलब ये लाइन, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर देता हूं। और क्या कह रहा है? दूसरी लाइन की भी बात करें, नहीं समीकरण दो वाला जो लाइन हमने बनाया है इसकी भी बात कर रहा है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है? बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज कोई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक लाइन, ये दो लाइन, तीसरा लाइन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हाँ ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये एक सेकंड में पेन बदल देता हूँ तब आपको मतलब पतला कर लेता हूँ। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है। हाँ भैया ये तो त्रिभुज बन रहा है। तो क्या कह रहा है? त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक का मतलब ये होता है जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये पॉइंट कौन सा दर्शाता है, ये पॉइंट क्या दर्शाता है, ये पॉइंट, इसी को मतलब निर्देशांक कहते हैं। इसका मतलब ये जैसे ए है, एक का कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक क्या है, सी का निर्देशांक क्या है, तो वही चीज है। तो नहीं इसका निर्देशांक वही 2,3 है, इसका निर्देशांक क्या है आपने एकदम तोप दिया है, इसका निर्देशांक क्या है ये भी आपने तोप दिया है। तो नहीं, हाँ यहाँ पर है -1,0। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ? ठीक है। अब जैसे ही हमें ये पता चल गया, उसको क्या करें? त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी ये जो त्रिभुजाकार पटल है इसको हमें छायांकित भी करना है, यानी इसको हम ऐसे छायांकित कर देंगे। लेकिन अभी ऐसा जो है इस तरीके से हम पेपर में नहीं करके आएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि अतः, क्योंकि सवाल में सबसे पहले निर्देशांक पूछा है शीर्षों के, तो निर्देशांक हम यहाँ पर लिखेंगे। अतः अतः एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ठीक, इतना आप पूरा लिख सकते हैं। अतः एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कुछ इस प्रकार से। लेकिन आप, मैं सीधा यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अतः त्रिभुज के निर्देशांक अतः त्रिभुज के निर्देशांक क्या कहते हैं? सबसे पहला अगर है तो 2,3। ठीक। दूसरा क्या है? 4,0। तीसरा क्या है? ए माइनस का 1,0, माइनस का 1,0। यही निर्देशांक है और यही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है इस सवाल का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ और इसकी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया ANSWER। ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब आखिरी वाक्य को देखिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी जो यहाँ पर एक्स अक्ष है, ये जो एक्स अक्ष, ठीक ये वाला, मैं यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ। यानी ये जो एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये वाला है, ये जो त्रिभुज बन रहा है कुछ इस प्रकार से आपके सामने। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने त्रिभुज बन रहा है। इसको हमें क्या करना है?
रेखांकित कर देना है। पेपर में आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये नहीं कि चला जाए कलर रंग ले आई ली पहले आगे ना नहीं, बस ऐसे ही केवल, या फिर बहुत ज्यादा अगर मन का हाथ बाटे तो ऐसे कह दिया बस, ठीक। वही वैसे तो ऐसे कह देबे तो वो गड़बड़ लागत बा, वो ज्यादा सही पड़े, ठीक। ऐसे कह देबे बहुत बढ़िया लागत, देखे कितना बढ़िया लागत है, छायांकित कह दिए। तो छायांकित भाग यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे मित्रों, आप लिख सकते हैं यहाँ पर छायांकित भाग। मोटा पेन चल रहा है यार, क्या मतलब, लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, मैंने छायांकित मतलब दर्शा दिया है। तो इस तरीके से हमारा 7वां सवाल भी फिनिश होता हुआ, और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों आपका एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुका है। यानी कहने का मतलब इस एक्सरसाइज में, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, कुल मिलाकर के 7 सवाल थे और 7 के 7 सवालों को हमने कर लिया है। अब हम सीधा अब आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, अब यानी 7 सवाल हो गए हैं और लगभग वीडियो समाप्ति की ओर है। जाने से पहले कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा एक रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि हमें पढ़ना है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जाने से पहले मेरे भाई, आप अगर शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको शतक 2027 बैच में जोड़ दूंगा, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ आपको ये चीजें उस शतक 2027 बैच में प्रोवाइड की जाएंगी मेरे मित्रों। और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अगर आपने बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है चैप्टर 1 चैप्टर 2 के, तो उनको विजिट करिए और आगामी आने वाले वीडियोस को भी मैं उस पर पोस्ट कर दिया करूंगा। और उस पर क्लिक कीजिए। और हाँ, मैं आपसे भी मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।